नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। जैसा कि आपसे बताया गया था कि आज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे कांटेक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि के द्वारा। तो संपर्क विधि के द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, इसे जानने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर इसके पहले का वीडियो देखिए, फिर आप उसके बाद वापस आकर ये वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर एक विधि एक प्रोसेस बता दिया गया है कि लेड चैम्बर यानी कि लेड प्रोसेस यानी कि लेड विधि कैसी होती है, तो उसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण बताया गया है और अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं संपर्क विधि के बारे में बात करने हैं। तो हमने कहा कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, H2SO4 का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसमें जैसे हमने लेड कश विधि में एक प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, तो यहाँ भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। सिद्धांत प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ये होगा, उसमें भी प्रिंसिपल था कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए थे और क्या प्राप्त हुआ था, हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ था। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या किए थे हमने, H2SO4 वाटर के साथ अपक्रिया कराई थी, तो क्या मिला था, हमारा H2SO4 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस होगी, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, SO3। कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या होती है, उष्मा भी बाहर निकलती है, 45.2 किलो कैलोरी उष्मा रिलीज होती है। ये चीज़ हमें माइंड पे रखना होगा। इस विधि में यानी जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम ला सतेलिए नियम का प्रयोग करते हैं, नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी ला सतेलिए नियम के प्रयोग किया जाता है। अब ला सतेलिए नियम क्या है, ये कक्षा 11 से हम लोग जानते हैं कि ला सतेलिए नियम पढ़ाया गया है। अधिक दाब सांद्रता यानी भौतिक अवस्थाओं को बढ़ाया जाता है तो अपक्रिया की दिशा उस तरफ गति करती है जिधर उसका प्रभाव क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो अपक्रिया की दिशा उस तरफ प्रभावित होती है, उस तरफ ज़्यादा विस्थापित होती है जिधर अभिक्रिया यानी अभिकारक में या उसमें होने वाले परिवर्तन क्या हो जाए, निरस्त हो जाए, उसका प्रभाव क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। किसका प्रभाव, ताप, दाब, सांद्रता का। तो यहाँ पर ला सतेलिए नियम यही है। तो ला सतेलिए नियम के अनुसार क्या होगा, जब हम ये तो एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है ही है, तो अब जाने ही, क्योंकि यहाँ पर उष्मा बाहर निकल रही है। इसमें कहा गया ला सतेलिए नियम के अनुसार जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ला सतेलिए नियम के अनुसार करते हैं तो ये मात्रा अधिक मात्रा में बनती है। मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, अधिक मात्रा में बनती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये क्या होता है, अधिक मात्रा में बनती है। लेकिन जब हम ला सतेलिए नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें SO2 जो है, SO3 जो है वो क्या है, कम मात्रा में प्राप्त होता है। दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम अभिकारक या बात करेंगे उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और जब मैं उत्प्रेरक की बात नहीं करूँगी यानी उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड कम मात्रा में प्राप्त होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में हम मिलाएंगे तो हमें एक ओलियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओलियम प्राप्त होता है। तो ये जो ओलियम है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो थोड़ा सा बेसिक पहले हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं लोग।
कल हमने बेसिक में यही कहा था सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हमने एक अभिकारक लिया रहा होगा या उत्प्रेरक लिया रहा होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। किसका? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आज हम बात करेंगे प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की। एस्बेस्टॉस, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो है प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। प्लेटिनम एस्बेस्टॉस क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में सल्फर ट्राईऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ हमें और बताऊंगा, लेकिन अब यानी मॉडर्न में आज हम जो यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को नहीं, हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को। किसको? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को। इसे क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या है? महंगी होती है। ये एक महंगी और उपयोगी धातु है, इसलिए इसे हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। ये बहुत ही जल्दी ख़राब होता है, जिससे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? घट जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सिद्धांत में एक लाइन में हम ये लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में वायु में जलाने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। और फिर ये रिएक्शन दिखाएंगे। फिर कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 के साथ अपक्रिया कराने पर हमें ओलियम प्राप्त होता है, H2S2O7। इसे हम क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। ओलियम, ठीक है, क्या कहेंगे? ओलियम। ये ओलियम जो है, हमने कल इसे एक नाम और दिया था, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम दिया था? सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल नाम दिया था ओलियम। अब यही जो सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल में हम क्या करेंगे, यानी ओलियम जो है, ओलियम प्राप्त हुआ है। ओलियम जो है, ओलियम में H2SO7 H2O मिलाएंगे पर्याप्त मात्रा में। वाटर मिलाने पर हमको क्या होगा? 2 मोल ऑफ H2SO4 प्राप्त हो जाएगा, जो हमको प्राप्त करना है। प्रिंसिपल फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल में क्या कहा गया? कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराने पर या जलाने पर क्या प्राप्त होता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर ओलियम प्राप्त होता है। फिर ओलियम में उचित मात्रा में H2O मिलाने पर क्या होता है? ओलियम H2O में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा हमारा सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो प्रोसेस में 7-8 स्टेप हैं। उन स्टेपों को ध्यान में रखते हुए सारी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। सबसे पहले होगा जो कल किए थे, कुछ स्टेप कॉमन होंगे, कुछ स्टेप नए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका आएगा पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर, पायराइट बर्नर क्या होता है? पायराइट बर्नर में आपको बताया गया था, ये एक भट्टी होती है। इसमें फेरस सल्फेट को रखकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। अथवा हम यहाँ पर बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वायु में जलाते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसे ये पहला स्टेप रहा। दूसरा स्टेप में क्या है? धूल कक्ष, डस्ट चैम्बर। और डस्ट चैम्बर में आपको बताया गया था धूल कक्ष। डस्ट चैम्बर में आपको बताया गया था। अभी इसे एक फिगर के द्वारा भी समझाएंगे। पहले हम ऐसा थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर आगे फिगर में समझेंगे। डस्ट चैम्बर में क्या होता है? मैंने कहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड को आगे भेजते हैं। उसमें अगर वायु होगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, अगर वायु होती है तो वायु क्या होती है? धूल के कक्ष में ऊपर से वाष्प, यानी वो ऊपर से जल जो होता है वाष्प के रूप में टपकता रहता है, जिससे वहाँ पर धूल के कक्ष क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ अपक्रिया करेगा और क्या होता है? H2SO4 का कुछ फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन गैस तो रहेगी, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लिया जाए सिंपल से। यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड H2SO4 बनेगा। तो कुछ मात्रा में क्या हो गया? यहाँ पर आपका H2O बन गया
और यहाँ पर बात किया जाता है कि जो सल्फ़र गैस होती है, सल्फ़र गैस है यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है, ये क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्ध सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम क्या कर देते हैं, आगे भेजते हैं धावन टावर में। अब धावन टावर में क्या होता है, धावन टावर में हमारा वॉशिंग टावर में जो हमारा मिश्रित गैसें हैं यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हैं, ये सब क्या होती है, आगे जब धावन कक्ष में जाता है तो धावन कक्ष में भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस धावन कक्ष में भी ऊपर से वाटर यानी H2O क्या होता है, टपकता रहता है। अगर फिगर के द्वारा समझाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी थ्योरी है, थ्योरी में यही कहेंगे कि शुद्ध सल्फ़र डाइऑक्साइड शुद्ध गैसीय मिश्रण को आगे हम धावन कक्ष में भेजते हैं। धावन कक्ष में ऊपर से जल टपकता रहता है, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, गैसीय मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर हम क्या कर देते हैं कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका है, तो हम ध्यान में रखेंगे ही यहाँ से, बट सल्फ़र डाइऑक्साइड का नाम लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड ये यहाँ पर हम लिखेंगे धावन कक्ष, धावन कक्ष, और यहाँ पर है शुष्कन कक्ष। इसमें क्या होगा, जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, अथवा हम बात करते हैं सिंपल सा कि गैसीय मिश्रण, गैसीय मिश्रण को हम भेजते हैं कहाँ पर, शुष्कन कक्ष में। शुष्कन कक्ष में होता क्या चीज़ है, इसमें H2SO4 ऊपर से टपकता रहता है वाष्प के रूप में, या हम कहेंगे फुहारे के रूप में क्या होता है, ऊपर से टपकता रहता है। जब ऊपर से ये टपकता रहता है तो इसमें उपस्थित नमी यानी गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को क्या कर देता है, ये दूर कर देता है। उपस्थित नमी को क्या कर देता है, दूर कर देता है। यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड में जो हमारी नमी होगी, जैसे कि नमी कहाँ से मिली हमको, नमी दो जगहों से मिली, धूल के कक्ष से और धावन कक्ष से, दोनों जगहों से हमको वाटर मिला है। तो ये क्या कर देता है, वाटर की नमी को क्या कर देता है, दूर कर देता है, H2SO4। अब फिर क्या होगा, आर्सेनिक शोधक में भेजेंगे हम इसे, आर्सेनिक शोधक। थ्योरी है, थ्योरी को आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक से लिखेंगे, समझना है यहाँ पर केवल। अब यहाँ पर जो हमारा गैसीय मिश्रण है, हम बात करेंगे केवल गैसीय मिश्रण की। यहाँ पर जो हमारा गैसीय मिश्रण है, अगर इस गैसीय मिश्रण में कुछ भी अशुद्धि अभी भी उपस्थित होगी, अगर इसमें अशुद्धि उपस्थित होगी तो आर्सेनिक कक्ष में ये अशुद्धि की हम जांच करते हैं। क्या करते हैं, फिलहाल तो जांच नहीं करते हैं, अशुद्धि जो होगी यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड की, या फिर गैसीय मिश्रण में फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या होता है, अशुद्धि होती है, और उसमें आर्सेनिक की कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, आर्सेनिक की। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पर हम इसे दूर करते हैं, अशुद्धि की दूर किया जाता है। यहाँ पर किस किस की अशुद्धि दूर किया जाता है, आर्सेनिक की, पहली चीज़ आर्सेनिक की शुद्धि, और साथ में हमने कहा फेरिक ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सब की अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। फिर इसे हम भेजते हैं परीक्षण बॉक्स में, टेस्ट बॉक्स बोलते हैं। इसमें होता क्या चीज़ है, जो हमारा गैसीय मिश्रण है अब क्या हो चुका है, ये शुद्ध हो चुका है, ये गैसीय मिश्रण यहाँ पर शुद्ध है। जब इस गैसीय मिश्रण में हम क्या कर देते हैं, एक लाइट गुजारते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों को हम गुजारते हैं। अगर प्रकाश की किरणें सीधे मार्ग से निकल जा रही हैं और बीच में कहीं भी कोई कण नहीं दिखाई दे रहा, जैसे होता है ना ये प्रकाश का कण, अगर हम बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश को मारते हैं तो प्रकाश के रास्ते में हमको कई सारे कण चमकते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है कि अगर ये कमरा है और इसमें गैसीय मिश्रण भरा हुआ है, फिर हमने क्या कहा कि इस गैसीय मिश्रण में प्रकाश की किरणों को डालते हैं, तो कोई भी कण, यदि कोई कण नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है और चमकता हुआ, बात कर लेंगे, कोई भी कण चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो हम कहते हैं गैसीय मिश्रण हमारा कैसा है, शुद्ध है। ये इसका परीक्षण हो चुका है।
क्या कहते हैं कि गैसीय मिश्रण हमारा कैसा है, शुद्ध है। अगर दिखाई दिया तो गैसीय मिश्रण हमारा कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स में। फिर से आगे हम भेजेंगे इसे परिवर्तक में। किस में, परिवर्तक, इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्टर, कन्वर्टर में भेजते हैं। कन्वर्टर में होगा क्या, जो हमारा परिवर्तक होता है, परिवर्तक में कुछ गैसें भरी होती हैं, शुष्क गैसें। यहाँ पर गैसीय मिश्रण तो ये है ही है, ये गैसीय मिश्रण। अब थोड़ा सा इरेज करेंगे हम इसे, आप ध्यान रखिए। ये जो गैसीय मिश्रण यहाँ पर मिला हमको, गैसीय मिश्रण, इस गैसीय मिश्रण में क्या होता है कि शुद्ध तो है ही है। जो हमारा परिवर्तक बॉक्स है, इस परिवर्तक बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ भरे रहते हैं। जैसे हम लोहे का एक परिवर्तक कक्ष होता है जिसमें लोहे की नलियाँ लगी होती है, जिसमें प्लेटिनम कृत यानी कि इसमें प्लेटिनम पीटी एस्बेस्टॉस लगा होता है। क्या लगा होता है, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। देखिए क्या कहा गया यहाँ पर कि प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की जाली लगी होती है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, अथवा यहाँ पर कहेंगे बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भरा होता है, बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये जो परिवर्तक है, परिवर्तक में मैंने कहा कि यहाँ पर एक लोहे की कई सारी नलियाँ लगी होती हैं, ये ध्यान में रखना है। लोहे की कई सारी क्या होती हैं, नलियाँ लगी होती हैं। इन नलियों में प्लेटिनम एस्बेस्टॉस अथवा बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अब जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि प्लेटिनम एस्बेस्टॉस लगा होगा या बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लगा होता। मैंने कहा कि प्लेटिनम एस्बेस्टॉस जो होता है ये महंगा होता है और थोड़ा सा उपयोगी धातु है, और जो बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है ये थोड़ा सस्ता होता है। और प्लेटिनम एस्बेस्टॉस जो होता है ये क्या होता है, ख़राब भी हो जाता है जल्दी से, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। मैंने इसका उपयोग बताया है। तो ये क्या होता है, इनकी नलियों में भरा होता है। फिर ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। और यहाँ पर ये जो उत्प्रेरक है, अब मैं थोड़ा सा रिएक्शन की बात करूँगा। जो उत्प्रेरक है, तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया कर ही रहा है, तो क्या करता है बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड B2O5, ये क्या कर देता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। 45.2 किलो कैलोरी इसमें क्या होती है, बाहर निकलती है। मैंने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में क्या होता है 45.2 किलो कैलोरी इसमें बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेप की क्रिया है, आप जानते हैं। फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें हम लोग इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को भेज देते हैं हम कहाँ पर, एक नया होगा अवशोषण कक्ष। क्या होगा, अवशोषण कक्ष। एक तरफ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम भेजेंगे एब्जॉर्प्शन टावर, या कक्ष में टावर बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन टावर। हिंदी में कहते हैं अवशोषण कक्ष। जो ये अवशोषण कक्ष है, अवशोषण कक्ष में क्या होता है, जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये H2SO4 के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और क्या बनाता है, ओलियम बनाता है। देखिए क्या कैसे कहेंगे कि अवशोषण कक्ष में शुद्ध सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम भेजते हैं, जिसमें ऊपर से H2SO4 फवारे के रूप में गिरता रहता है, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित कर क्या बनाता है, ओलियम बना लेता है। अब यही सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ओलियम बना है, इस ओलियम में हम क्या कर देते हैं, ओलियम फिर से बोलेंगे उसी में, तथा बने हुए ओलियम में उचित मात्रा में H2O यानी जल मिलाकर कंसनट्रेट H2SO4 को क्या कर देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यानी सांद्र और शुद्ध, या यहाँ पर तो बात कहते हैं तनु ही मिलता है, लेकिन हम लोग आगे चलकर फिर से इसे कंसनट्रेट करते हैं, तो कंसनट्रेट नहीं, हम सीधा क्या बोलेंगे, इसे शुद्ध ही बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे। कहेंगे सांद्र और शुद्ध H2SO4 क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा आपकी टोटल
विधि मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, आप फिर समझिएगा। प्रिंसिपल मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल में मैंने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ अपक्रिया कर ओलियम बनाता है। फिर ओलियम क्या होता है, आपके उचित मात्रा में H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ये रहा। अब यहाँ पर जो है सिद्धांत के बाद हमने बात किया है विधि की, प्रोसेस की। तो प्रोसेस में क्या कहा, सबसे पहले पायराइड बर्नर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में जला, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, ये आपको लिखना है। धूल कक्ष में गैसीय मिश्रण की बात करेंगे। यहाँ पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात नहीं करें, कहेंगे गैसीय मिश्रण को धूल के कक्ष में भेजा जाता है। गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण ऊपर से वाटर यानी H2O फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। तो उससे भीगकर क्या होता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, यानी धूल के कण नीचे बैठ जाता है और शुद्ध गैसीय मिश्रण बचा रह जाता है। फिर धावन कक्ष में कहेंगे गैसीय मिश्रण को फिर कहाँ भेजते हैं, धावन कक्ष में। धावन कक्ष में भेजने के पश्चात क्या होता है, उसमें उपस्थित, उसमें मतलब किसमें, आपके गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण अशुद्धियाँ वो सब भीगकर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को धोया जाता है कुल मिलाकर, इतना कहेंगे, नीचे बैठ जाता है। फिर भेजते हैं शुष्कन कक्ष में। शुष्कन कक्ष में क्या होता है, गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी क्या होती है, दूर हो जाती है। कैसे दूर होती है, ऊपर से H2O क्या होता है, फुहारे के रूप में गिरता रहता है। फिर आर्सेनिक शोधक में भेजते हैं किसको, गैसीय मिश्रण को। जो गैसीय मिश्रण है उसको हम भेजते हैं आर्सेनिक शोधक में। आर्सेनिक में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियाँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड की शुद्धियाँ, फेरिक ऑक्साइड की शुद्धियाँ, ये सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं परीक्षण बॉक्स में, टेस्ट बॉक्स में। टेस्ट बॉक्स में क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं कि जो गैसीय मिश्रण हमको प्राप्त हुआ है आर्सेनिक से या आर्सेनिक कक्ष से, वो शुद्ध है कि नहीं है, कितनी मात्रा में शुद्ध है, उसकी शुद्धता का परिचय करते हैं। अब शुद्धता का परिचय कैसे करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, उसमें गैसीय मिश्रण को भर लेते हैं, यानी टेस्ट बॉक्स कहेंगे। इसमें से प्रकाश की किरणों को क्या गुजारते हैं। अगर प्रकाश के मार्ग में कोई कण दिखाई दिया तो मतलब वो शुद्ध नहीं है, अगर नहीं दिखाई दिया तो शुद्ध है। फिर क्या कर देते हैं, परिवर्तक। अगर वो शुद्ध होता है तो मैं उसे कैसे भेज दूँगा, कन्वर्टर में। कन्वर्टर में क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लगा होता है, इसमें प्लेटिनम, एक लोहे की नलियाँ पाई जाती हैं कई सारी, उसमें क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लगा होता है, भरा होता है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पर। तो उसमें क्या करते हैं, गैसीय मिश्रण को गुजारते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर से हम उसे भेजते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन टावर में। लास्ट टावर यही होगा, यानी लास्ट कक्ष ये होगा। कितने कक्ष की बात किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, 8 कक्ष की बात किया गया। 8वें में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कक्ष में, इसमें जितने भी यानी सल्फर डाइऑक्साइड बने हैं वो H2SO4 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ओलियम। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, ओलियम बनाते हैं। और ओलियम क्या होता है, फिर से उचित मात्रा में H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। ये शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। अब एक फिगर के द्वारा समझेंगे, छोटा सा फिगर होगा, उसके द्वारा हम लोग बात करेंगे। चलिए समझते हैं फिगर के द्वारा। जो आपको थ्योरी बताई गई उस थ्योरी को एक बार माइंड में अपने रिवाइंड करेंगे, जैसे भी हो सके थोड़ा सा पढ़िए, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस फिगर में समझेंगे। यहाँ पर कहा गया सबसे पहले पायराइड बर्नर लिया गया है। पायराइड बर्नर में SO2 प्लस यानी सल्फ़र गैस है और ऑक्सीजन है, दोनों को आपस में जलाएंगे। जलाने के बाद क्या करेंगे, डस्ट चैम्बर भेजेंगे। इसे बोलते हैं डस्ट प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर डस्ट प्रेसिपिटेशन होता है। वाश चैम्बर यानी कि यहाँ भी वाश होगा, यानी कि वाश होगा, वाश टावर होगा। फिर उसको भेजेंगे किस में, ड्राइंग टावर में। ड्राइंग टावर में क्या होता है, ऊपर से H2O गिरता रहता है। फिर इसमें होता क्या चीज़ है, जो हमारा गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण, वो गैसीय मिश्रण क्या होता है, H2SO4 के द्वारा क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। क्या होता है, शुष्क हो जाता है, इतना याद रखेंगे। फिर आर्सेनिक प्यूरीफायर यहाँ पर लगाया गया है। आर्सेनिक प्यूरीफायर में क्या कहा जाता है, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ, फेरस ऑक्साइड की शुद्धियाँ, इन सब की अशुद्धियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। दूर करने के बाद भेज दिया जाता है किसमें, टेस्ट बॉक्स में। टेस्ट बॉक्स में क्या किया जाता है, आपको मालूम है
इसमें एक प्रकाश गुजारेंगे, प्रकाश की किरण गुजारेंगे। अगर प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई भी दूर के कण मिलता है तो वो शुद्ध नहीं है, अन्यथा शुद्ध है। फिर उसे भेज देते हैं कहाँ पर, कन्वर्टर में। कन्वर्टर में आपने जाना कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में SO3 बनता है। फिर उसे ठंडा करते हैं, बने हुए SO2 को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के पश्चात कहाँ भेज देते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से कंसनट्रेट H2SO4 क्या रहता है, गिरता रहता है। ये H2SO4 गिरता रहेगा और सल्फर डाइऑक्साइड यानी गैसीय मिश्रण है, ये गैसीय मिश्रण किस में परिवर्तित होती रहती है, ओलियम में। H2S2O7 ओलियम में परिवर्तित होती रहती है। फिर ओलियम में उपयुक्त मात्रा में, ओलियम को क्या करते हैं, पहले ठंडा करते हैं। ठंडा करने के पश्चात हम इसे डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने के बाद क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ये रही एक आपको फिगर के द्वारा प्रोसेस। अब फिर से फिगर को समझिएगा। फिगर अब उसी थ्योरी पर डिपेंड है, मैं अलग से नहीं समझाऊंगा भाई, अब बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो इसके पहले पढ़े हैं लेड कच्छ विधि और संपर्क विधि। अब दोनों विधियों में हम तुलना कर लेंगे कि कौन सी विधि आसान है, कौन सी विधि कठिन है। तो इसमें आसान और कठिन की बात किया जाए तो मेरे ख्याल से जो है, आपके भी ख्याल से वही होगा, लेड कच्छ विधि क्या होगी, आसान होगी। सबसे पहली चीज़ इसमें कहेंगे कि जो हमारी लेड कच्छ विधि है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर जो हमारा लेड कच्छ विधि है, लेड कच्छ, और यहाँ पर आप लिखेंगे संपर्क विधि, संपर्क विधि, ठीक है, लेड विधि और संपर्क विधि। इसमें से बना H2SO4 कैसा होता है, तन होता है, पहला चीज़। इसमें कैसा होता है, कंसंट्रेट होता है। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर जो बनता है वो अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध होता है। वो अशुद्धता कहाँ पर पाई जाती है, लेड चैम्बर में। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, कहेंगे लेड चैम्बर में बना सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, अशुद्ध होता है, बट यहाँ पर कैसा प्राप्त होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। संपर्क विधि में कैसा होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है क्या, प्योरीफिकेशन भी करते हैं, कंसंट्रेशन भी करते हैं, प्योरीफिकेशन भी करते हैं और कंसंट्रेशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, न कंसंट्रेशन करेंगे न प्योरीफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर शुद्ध प्राप्त ही हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि ये हमको क्या पड़ता है, ये विधि जो है सस्ती पड़ती है। ये विधि सस्ती है, बट ये कैसी है, महंगी है। महंगी होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम एस्बेस्टॉस का उपयोग करते हैं, बट यहाँ पर प्लेटिनम एस्बेस्टॉस का प्रयोग नहीं करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, उसी के द्वारा हम कर लेते हैं। दूसरी विधि है, इसका जो कंट्रोल है, यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो क्या है, आसान है। इसको आसान तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते, तो इसे क्या कहेंगे, कठिन है। कैसा है ये, कठिन है। तो संपर्क विधि में, लेड कच्छ विधि में 3-4 हमने स्टेप जाने कि क्यों ये सस्ती है, क्यों ये महंगी है, मतलब क्यों ये हमको कंपैरिजन किया कि कैसे क्या है। तो हमने देखा कि ये क्या होती है, पहली चीज़ तो तन तो होता है, तन प्राप्त होगा, उसे डाइल्यूट कर लेंगे। लेकिन ये क्या होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मतलब आसानी तरीक़ों से नहीं बनाया जा सकता है। इसमें प्लेटिनम एस्बेस्टॉस बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम जानेंगे कि प्लेटिनम जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनका उपयोग क्या है और इनका स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। H2SO4 है, H2SO4 स्ट्रक्चर फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा। अगर थक गए हों तो जाइए पानी पी कर आइए, सोइए, खाइए, फिर पहले पॉज कर जाना, ऐसा नहीं चला कर जाना, ठीक है। तो H2SO4 है, तो सल्फ़र है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, इसके साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यहाँ पर
अगर मैं सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो सल्फेट आयन को स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ। ये होता है चतुष्फलकीय बोलते हैं, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे जो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बाद, इसमें इसके उपयोग की बात कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको कॉमन से पता है, आप कक्षा 11 से पढ़कर आए हैं, बताना नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर बना लेंगे, लुईस स्ट्रक्चर और आपको डाट स्ट्रक्चर दोनों आता है। आगे हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो उपयोग क्या हो जाएगा इसका उपयोग तो सबसे पहले हम एक कंसनट्रेट H2SO4 है ये, तो हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि को बनाने में किया जाता है। पहला चीज़ मैंने क्या कहा, HCl नाइट्रिक अम्ल, HNO3 फास्फोरिक अम्ल, PCl5 PCl3, तो ऐसे कई सारे हो जाएंगे, ये सब अम्ल ही है। तो इन सब को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि कैल्शियम सुपरफास्फेट बनाने में किया जाता है, और है पेट्रोलियम का शोधन, यानी जो पेट्रोल होता है उसका शोधन किया जाता है H2SO4 के द्वारा, निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। जैसे कि कोई भी अपक्रिया है, आप पढ़े होंगे, जैसे कि आप पढ़ते हैं H2SO4, इसकी अपक्रिया कोई भी आपका ZnCl2 है, ZnCl2 उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये एक निर्जलीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये भौतिक गुण है, उपयोग है, थोड़ा सा जानिएगा। विस्फोटक के रूप में करते हैं, बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरियों को बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं कि घरों में जो बैटरियां पाई जाती हैं उसमें क्या होता है, H2SO4 डाला जाता है। आक्सीय कारक के रूप में किया जाता है। तो ऐसे कई सारे उसके उपयोग हैं, अपनी बुक से भी आप लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा जानना नहीं है इसमें। आगे जो जानना है हमको भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण भी आप अपने आप से जान सकते हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं, या भौतिक गुण भी जान लेते हैं। ये रंगहीन होता है, पहली चीज़ कैसा होता है, रंगहीन होता है। और दूसरा कैसा होता है, ये ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और वो कैसा होगा, क्रिस्टल होगा, रंगहीन होगा, ठीक है, मतलब सफ़ेद रंग का होगा, रंगहीन बोलते हैं सफ़ेद रंग को। नेक्स्ट है इसका गलनांक क्या होता है, या इसका क्वथनांक क्या होता है। इसका क्वथनांक 338 कितना होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 338 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्वथनांक, हाँ, 338 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जो शुद्ध यानी कि इसमें जो प्राप्त होता है यहाँ पर, ये जो आपको कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है, ये 98% कंसनट्रेट होता है, 2% H2O मिला होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे मेरे साथ। जो कंसनट्रेट H2SO4 प्राप्त होता है उसमें 2% H2O होता है। तो ये रहा इसके भौतिक गुण के बारे में, कुछ भौतिक गुण हैं, बाकी आप जानिए। बाकी है केमिकल रिएक्शंस, आगे हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो जो रासायनिक गुण है उसमें हम देखेंगे, वही इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो सबसे पहले रासायनिक गुण में हम लोग बात करेंगे एक वियोजन की। किसकी, वियोजन, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वियोजन सबसे पहले कहा गया इसमें। वियोजन में क्या होगा, H2SO4 है, ये तोड़ेंगे हम लोग, किसमें टूटेगा, ये जो हमारा H2SO4 है, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो किससे बना है, H2O + SO3 से बना है, तो उसमें टूटेगा H2O + SO3। एक ये हो गया वियोजन। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहाँ पर एक है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में देखेंगे एसिडिक, अम्लीय, हाँ, अम्लीय प्रकृति में क्या हो जाएगा, H2SO4 लेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2H++ SO4 - ये होता है अम्लीय प्रकृति। क्योंकि हम अम्ल को जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है इसमें कि ये लवण का फॉर्मेशन भी करता है। किसका, लवण का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं H2SO4 में
NaOH को मिला देता हूँ तो ये बनता है आपका NaHSO4। दूसरा एक और बनेगा यहीं पर NaHSO4 और Na2 नहीं, वो तो फिर इसको लेंगे तब बनेगा, ठीक है। NaHSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये क्या है, साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है। सोडियम क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम होता है। नेक्स्ट इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है वो होता है अपचायक का गुण। जो हमारा H2SO4 का गुण है वो है अपचायक का गुण, यानी ऑक्सीकारक का गुण है। तो ऑक्सीकारक के गुण में क्या होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक मतलब रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन और कार्बन यानी ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी ऑक्सीकरण हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण। ये सारी रिएक्शन कुछ होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें क्या करेंगे, कार्बन लेंगे, H2SO4 लेंगे, कार्बन के साथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा, SO2 में बदल गया और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई। ये ऐसे हो गया। अथवा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ना निकालकर हम H2O को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे बैलेंस करना होगा इसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ भी निकल गया, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 2 4 और 1 5। तो इसे 2 कर लीजिए, इसे 2 कर लीजिए, इसे 2 कर लीजिए, हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, एक अपचायक का गुण हो गया यानी ऑक्सीकारक का गुण हो गया। और भी कई सारे गुण हैं, जैसे कि आपका सल्फ़र के साथ कराया जाए, सल्फ़र H2SO4 गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, SO2 प्लस, यहाँ पर ये तो SO2 बन ही गया, SO2 तो बन ही गया है। एक यहाँ पर मैं डबल मात्रा में ले लूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर कितना है, 2 1 3 हो गया, प्लस 2H2 हो जाएगा, 2H2O। तो ऐसे हैं आपके। नेक्स्ट है धातुओं के साथ अपक्रिया। जब हम H2SO4 की धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, सक्रिय धातु के साथ कराएंगे और उसके बाद सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया कराने पर क्या मिलेगा हमको, ये सारी चीज़ें की बात करेंगे अब लोग। ध्यान से पढ़िएगा, रासायनिक अपक्रियाएँ ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म की बात नहीं की जा रही है। मैकेनिज्म आपको केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बताया जाएगा। यहाँ पर केवल रासायनिक अपक्रियाओं को समझना है, तोड़ना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए ज़्यादा बताया नहीं जा रहा। तो धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, देखिएगा, धातुओं के साथ अपक्रिया होगी। जो धातुओं के साथ अपक्रिया होगी उसमें मैं कोई धातु लूँगा, जैसे कि आप क्या Na है, तो सोडियम है, सोडियम का 2 मोल लिया है, H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, Na2SO4, क्या प्राप्त होगा, Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये तो पहले ही बताया गया था। तो यानी कि कोई भी धातु के साथ हम अपक्रिया कराएंगे, सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चाहे देखिए दूसरा Mg के साथ अगर कराएंगे तो MgH2SO4 होगा, इसके साथ क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। लिथियम के साथ कराएंगे तो 2 लिथियम लेना पड़ेगा, H2SO4 कराएंगे तो क्या बनेगा, Li2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस निकलेगा। ऐसे कैल्शियम के साथ अगर कराएंगे तो कैल्शियम 1 लेना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी अपक्रियाएँ हैं। सिल्वर के साथ अपक्रिया है, मरकरी के साथ है, गोल्ड प्लेटिनम के साथ है। तो गोल्ड प्लेटिनम के साथ जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो अपक्रिया करता ही नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का नेचर होता है ऑक्सीकारक का, और गोल्ड जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। शेष काफ़ी अपक्रियाएँ हैं इसमें। निर्जलीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। तो चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो निर्जलीकरण कैसे करता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज होगा आपकी चीनी। तो चलिए निर्जलीकरण, चीनी, चीनी का फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, C12H22O11 क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2
SO4 के साथ अपक्रिया करानी है, C12H22O11 प्लस H2SO4 के साथ अपक्रिया करानी है। तो कहा गया है इसमें निर्जलीकरण करना, मतलब वाटर को बाहर निकालना है। तब वाटर बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर कितने कार्बन है, 12 कार्बन हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 22। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 निकल गया। ऑक्सीजन कितना है, 11 है, 11 निकल गया, 11 दूनी 22 प्लस H2SO4 आपका बाहर हो जाएगा सचेज। ये होता है इसका निर्जलीकरण। तो ऐसे हम कई सारी अपक्रियाएँ हैं जो बता सकते हैं। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्जलीकरण करेंगे तो लिखेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O10, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P4O10 होता है, P4 हाँ P4O10 होता है, P2H5 होता है, P2 होता है। इसकी H2SO4 के साथ कराएंगे अपक्रिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर क्या हो जाएगा, H3PO4 बनेगा। सबसे पहली चीज़ H3PO4 बनेगा या फिर H3PO3 बनेगा, जो भी बनाना चाहें। तो अगर मैं यहाँ पर 3 निकालूंगा या फिर 4 निकालूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। HPO3 का होल 4 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर लीजिएगा। अब ये हो गया, ठीक है। प्लस में दूसरा यहाँ पर क्या निकलेगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब सल्फ़र कितना है, 2 है, तो 2 सल्फ़र है, 4 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर कितना निकल गया, 3 चौक 12, यहाँ पर 10 ही है। यहाँ पर कितना बचा, 6, तो हो जाएगा आपका क्या, 2SO3। क्या हो जाएगा, 2SO3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं को हमने पढ़ा, 2-4 रासायनिक अपक्रियाओं को पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, और भी सारी अपक्रियाएँ आती हैं तो वो अपक्रियाओं को हम करते हैं। तो आज हमने इतना आपको पढ़ाया। आगे हम लोग लेकर आएंगे लेक्चर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका नया चैप्टर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, या उसे बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। उपसहसंयोजक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण धातुओं को, अंतः संक्रमण धातुओं को। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे, और या फिर हम कहते हैं संक्रमण धातुओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उपसहसंयोजक यौगिक को। तो आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। कैसा लगा हमारा लेक्चर्स, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।